हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। यानी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तन का सूत्र आज हमारी ये अगली टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में अगर आपने देखा होगा तो इसको समझने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। देखिएगा, टॉपिक कहती है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि माना एक एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, क्योंकि इसका उभरा हुआ भाग है। और अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारा एक गोला या खोखला गोला तैयार हो जाएगा जिसका केंद्र सी है। तो हम लोग मानते हैं कि माना एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों, एक विरल माध्यम तथा दूसरा सघन माध्यम, दो माध्यमों विरल तथा सघन को पृथक करता है। देखिए, पृथक कर रहा है, को पृथक करता है, जिसके निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। माना विरल माध्यम पहला माध्यम है और जबकि सघन माध्यम दूसरा माध्यम है। देखिए, ये सघन माध्यम है। अब हम मानते हैं कि माना इस पृष्ठ का ध्रुवी वक्रता केंद्र सी है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंब O स्थित है, एक बिंब O स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। अब देखिए, अगर हमें यहाँ से इस बिंब से कभी भी प्रतिबिंब बनानी है तो यहाँ से दो किरणें ले चलनी पड़ेगी। एक किरण जो बिंदु M पर आपतित होती है, अब यहाँ से हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो गोले के परिधि से हम उसके केंद्र पर जितनी भी रेखाएं खींचेंगी वो अभिलंब होती हैं। तो हम इसके केंद्र पर एक गोले के परिधि से एक अभिलंब खींच लेते हैं। अब यहाँ पर जब ये किरण यहाँ पर पहुँचती है, चूंकि अब माध्यम चेंज हो रहा है, तो माध्यम जब चेंज हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। ऐसे में ये सघन माध्यम में जा रही है, अतः विलंब की ओर झुक कर जाएगी। ना कि जो है अगर इसको जाना सीधे ऐसे चाहिए, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरी किरण जो सी को टारगेट करती हुई जाती है वो सीधी चली जाती है। दोनों किरणें आई पर एक दूसरे से मिलती हैं। अतः किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। ये किरणें जहाँ एक दूसरे को कटेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अतः बिंब O का प्रतिबिंब I है। अच्छा, अब हम मानते हैं कि माना जो जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। अल्फा बीटा गामा कोई परिभाषित नहीं है कि फिक्स है, नहीं। हम इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको गामा मान सकते हैं, इसको गामा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। परिभाषित क्या है? माना आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। ये दोनों फिक्स होते हैं, ये दोनों परिभाषित हैं। अब जैसे जैसे चित्र में आपने देखा है वैसे से अब देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की विपरीत दिशा में PO वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी -u, PC वक्रता त्रिज्या +r, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में PI +v बिकॉज आपतित किरण की दिशा में है। अब हम यही चीज़ देखिए, हम लिख लेंगे यही चीज़ जो जैसे चित्र हमने बनाया है। माना SPS डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों विरल तथा सघन को पृथक करता है। दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 हैं। माना पृष्ठ का ध्रुवी वक्रता केंद्र C। माना पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंब O स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। माना आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से ध्रुव से बिंब की दूरी PO बराबर -u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर +v, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। माना आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं तथा माना मुख्य अक्ष पर अभिलंब MN है। तो देखिएगा ध्यान से। अब सबसे पहले स्नेल का नियम लगाते हैं।
जो प्रकाश की किरण है वो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अतः स्नेल के नियमानुसार इसको लिख सकते हैं 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। 1n2, अब देखिए इतना लिखा जा सकता है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी देखिए बताया गया है। अब 1n2 को क्या लिख सकते हैं, n2 यानी दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। 1n2 बराबर लिखा जा सकता है n2 बटे n1। अतः यहाँ क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर हो जाएगा। अब हम लोग मानते हैं कि अगर हम जैसे कहीं भी अगर कोण अति सूक्ष्म है, कोण आई कोण आर अति सूक्ष्म है, तो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई, साइन और अप्रॉक्सीमेटली आर, अर्थात हम आई के स्थान पर साइन आई लिख सकते हैं या साइन आई के स्थान पर आई लिख सकते हैं। यानी साइन आई के स्थान पर हम आई लिख सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली है, और आई के स्थान पर जरूरत पड़ने पर हम साइन आई भी लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए साइन आर को आर लिखा जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली आर के बराबर है, तो आर के स्थान पर साइन आर भी समय पड़ने पर लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा अब n1 आई इक्वल टू n2 आर, n1 आई इक्वल टू n2 आर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर ही रख दिया गया है। अब हम त्रिभुजों पर विचार करते हैं। हम बचपन से ही त्रिभुजों को पढ़ते आए हैं, त्रिभुजों के चैप्टर को देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज यम आई सी में, त्रिभुज यम आई सी में ऐसा आपको डायग्राम मिलेगा। देखिए बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, देखिए ये चीज। अब ये ऐसे त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी z बराबर x प्लस वाई। अब इस चित्र में जरा गौर से फरमाइएगा। देखिए ये x है, ये y है ना, सॉरी ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा बराबर गामा प्लस आर, यानी x प्लस वाई। देखिए यही तो है, ये बीटा है और ये x यानी r प्लस गामा। देखिए या गामा प्लस आर बराबर बीटा के, यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं, r बराबर बीटा माइनस गामा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 ऑलरेडी माने हैं। पुनः देखिए त्रिभुज, हम इस त्रिभुज पर विचार करते हैं। त्रिभुज ओ यम सी या यम ओ सी पर विचार करते हैं। फिर देखिए हमने लोअर क्लासों में ही पढ़ा है, यम ओ सी, इसमें भी ये बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग, अगर ऐसे त्रिभुजों में अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए हमने भी वही किया है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ। देखिए यम ओ सी में अल्फा प्लस बीटा बराबर आई, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है भैया, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये बराबर किसके है, आई के। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, यानी इस त्रिभुज के अनुसार। अब देखिए हमें आई का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अच्छा, अब जो आई और आर का मान है वो ले चल के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यही है, यहाँ आई का मान है और ये आर का मान है, ले चल के रख दीजिए। तो देखिएगा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n1 अल्फा प्लस बीटा, ये आई का मान है, n2 बीटा माइनस गामा, ये आर का मान है। तो n1 अल्फा, अब अंदर गुणा कर देंगे, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। अच्छा, अब अगर अल्फा बीटा गामा भी अति सूक्ष्म हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन कास टैन कुछ भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। हम चाहे साइन लिखें, चाहे कास लिखें, चाहे टैन लिखें, वो हमारे ऊपर है। तो अल्फा अप्रॉक्सीमेटली टैन अल्फा लिख सकते हैं, यानी टैन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं लगभग, और लगभग अल्फा को टैन अल्फा लिख सकते हैं। बीटा अप्रॉक्सीमेटली टैन बीटा, गामा अप्रॉक्सीमेटली टैन गामा, यानी टैन गामा को गामा, टैन बीटा को बीटा, या बीटा को टैन बीटा, गामा को टैन गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ इसके अनुसार n1 टैन अल्फा, क्योंकि टैन अल्फा के स्थान पे टैन अल्फा, n1 टैन बीटा
n2 tan बीटा n2 tan गामा। इतना हो गया, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 4 के अनुसार देखिए, समीकरण tan अल्फा कैसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कोण अल्फा है, ये लंब है, देखिए है ना, ये लंब है और ये कोण अल्फा है। ये लंब बट tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, यमन बटे ओयन, यमन बटे ओयन। tan बीटा पर विचार करते हैं, बीटा ये कोण है, ये बीटा के सामने भुजा ये लंब हो गई, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यमन बटे आधार कितना है इसमें, एन सी या सी एन, देखिए सी एन है। tan गामा बराबर यमन बटे आई एन, देखिए एम बटे आई एन। ये tan गामा बराबर, tan गामा ये है, तो ये त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बना, तो यमन देखिए यमन बटे आई एन है, ये बना। अब यही उठा के रख देंगे। अब हम जानते हैं, देखिए ये चीज़ हम जानते हैं। अब जो यन अप्रॉक्सीमेटली है, यन और पी बहुत पास पास हैं, इसीलिए यन अप्रॉक्सीमेटली पी के है। पी के स्थान पर यन या यन के स्थान पर हम लोग पी लिख सकते हैं। तो देखिएगा tan अल्फा बराबर यन के जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ पी लिख दीजिए। तो tan अल्फा बराबर एम एन बटे ओ पी, tan बीटा बराबर एन एन बटे सी पी, tan गामा बराबर एम एन बटे आई पी हो जाएगा। अब समीकरण 4 के अनुसार देखिए, समीकरण 4 कहाँ है, देखिए यहाँ है। अब यहाँ tan अल्फा tan बीटा tan गामा के स्थान पर देखिए रखते हुए चले जाएंगे समीकरण 4 से। अब हम रखेंगे n1 tan अल्फा के स्थान पर एम एन बटे ओ पी, फिर tan बीटा के स्थान पर एम एन बटे सी पी, और बराबर n2 tan बीटा के स्थान पर एम एन बटे सी पी, और tan गामा के स्थान पर एम एन बटे आई पी। अब देखिए चिन्ह सहित मान रख दीजिए, एम एन को कॉमन ले लीजिए, n1 हो जाएगा ओ पी माइनस यू है चित्र में देखिए, और प्लस n2 सी पी प्लस आर है, और बराबर एम एन कॉमन लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा n2 और एक सी पी क्या है प्लस आर है, फिर माइनस n2 आई पी क्या है प्लस भी है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ लिख देंगे, तो n2 बटे यू प्लस n1 बाई कैपिटल आर बराबर, देखिए n1 बाई ये माइनस यहाँ ले आएंगे, तो n1 बाई यू प्लस n1 बाई कैप प्लस आर, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, बराबर n2 बाई आर, n2 बटे आर, यहाँ माइनस है तो माइनस n2 बाई भी। अब इस n2 बाई भी को यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये पहले से ही है, तो n2 बाई भी जो यहाँ का n2 बाई भी है यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n2 बाई भी और ये माइनस क्या हो जाएगा n1 बाई यू। अब इस n1 को प्लस n1 बाई आर को यहाँ ले जाते हैं, तो n2 बाई आर पहले से ही है और ये जाएगा माइनस n1 बाई आर हो जाएगा। आर को एक साथ बना लेते हैं, तो n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर एन आर को हर में कॉमन ले लेंगे, तो n2 माइनस n1 बटे कैपिटल आर ही हमको डराइव करना था। यही गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है या व्यंजक है। अच्छा, अब हम लोग मानते हैं कि माना विरल माध्यम का के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर n2 बटे n1 है, तो उसी सूत्र में अगर हम n2 का मान पक्षांतर करेंगे तो n1 रख सकते हैं। देखिए n2 बाई भी है तो n1 n बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर है, तो n2 के स्थान पर n1 n माइनस आर, तो देखिए n1 कॉमन लीजिए तो n बाई भी माइनस n बाई यू बराबर n1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 बाई कैपिटल आर, n1 से n1 कैंसिल आ जाएगा, n बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई कैपिटल आर। देखिए यही इतना डराइव है। इसका प्रीवियस वीडियो देखिए, सेम वैसे है जैसा कि प्रीवियस वीडियो दिखाया गया है। फर्क कितना है, ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है और वो गोलीय अवतल पृष्ठ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय उत्तल पृष्ठ का डराइव हमको ही डराइव करना था, ये हमको ये हमको प्राप्त करना था। ये व्यंजक है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक है ये, और इसका ये तो फॉर्मेशन डराइव है। चित्र एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से।
और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को कई बार आप देख लीजिए, 1-2 बार देखिएगा, फिर इसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ब्लैक बोर्डिंग हो नहीं पा रही है, ऐसे में हम आपके पास हैं नहीं। नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान में रहे कि इस वीडियो को लापरवाही ना करते हुए 1-2 बार देखिएगा। नहीं समझ में आता है फिर हमको बताइए। ऐसा ये नहीं है कि नहीं आएगा तो हम दोबारा जो है समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका प्रीवियस वीडियो देखिए तत्काल, तब जा कर के ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। रही बात इन त्रिभुजों को, ध्यान देखिए ये बचपन से ही ये त्रिभुज ऐसे बनते आए हैं। धन्यवाद।